20 खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। 3 साल का ये मासूम सब देख रहा था जो उसे देखना नहीं था, जो किसी इंसान को देखना नहीं था। 3 साल का यह बच्चा सिसक रहा था। माँ बीच सड़क पर खून से लथपथ पड़ी थी। काली सड़क खून से लाल हो उठी थी और पिता के सिर से भी खून की धार बह रही थी। और इन सब के बीच इस सड़क से गुजरने वाली गाड़ियों से एक भी इंसान नहीं निकला। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें सीकर की हैं, जहां जयपुर रोड पर रामू का बास तिराहे पर एक ट्रक ने इस बाइक को टक्कर मार दी थी। इस बाइक पर पति पत्नी और 3 साल का बच्चा सवार होकर कहीं जा रहे थे, लेकिन साक्षात काल ने इनका रास्ता रोक लिया। ट्रक की टक्कर में महिला के दोनों पैर बुरी तरह जख्मी हो गए। बाइक चला रहे शख्स के सिर से खून निकलने लगा। बच्चे को खास चोट तो नहीं आई, लेकिन अपने माँ बाप की हालत देख वो दहशत से कांपने लगा। इस बीच मौके पर पहुंचे लोग मदद के लिए वहां से गुजर रही गाड़ियों को रोकते रहे, लेकिन आधे घंटे तक किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। और अगर किसी ने गाड़ी रोकी भी तो कोई इन्हें अस्पताल ले जाने को तैयार नहीं हुआ। यहाँ तक कि कई बार फोन करने के बाद भी ना तो पुलिस आई और ना ही एम्बुलेंस। आखिरकार इन लोगों ने पास के गोहाला गांव से एक कैंपर चालक को मौके पर बुलाया, उसकी गाड़ी से इन्हें अस्पताल भिजवाया। सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है कि सड़क हादसे में जख्मी हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाना सबका कर्तव्य है। इंसानियत के नाते भी ऐसा करना चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसी तस्वीर सामने आती रहती है जब सड़क पर यूं ही इंसानियत की मौत हो जाती है। ट्रैक्टर में लगी आग इतनी भीषण थी कि ड्राइवर को निकलने का मौका तक नहीं मिला और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ट्रैक्टर में लगी भीषण आग की ये तस्वीरें धौलपुर के सैपहू ओडेला बाईपास की है, जहां तेज गति से आ रहा ये ट्रैक्टर अचानक पलट गया। बताया जा रहा है कि तेज गति से आ रहा ये ट्रैक्टर अचानक पलट गया और इसका ड्राइवर ट्रैक्टर के नीचे दब गया। आसपास मौजूद लोग ट्रैक्टर तक पहुंच पाते उससे पहले ही इसमें आग लग गई। पुलिस का कहना है कि जिस ड्राइवर की मौत हुई है वो यूपी के जगनेर थाने के भुवनई गांव का रहने वाला था और उसका नाम शिशुपाल गुर्जर है। शिशुपाल गुर्जर अपने ट्रैक्टर में चंबल से बजरी भरकर ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसका ट्रैक्टर पलट गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में दीगा गांव के पास गुरुवार की शाम अचानक आग लग गई। ये आग दीगा गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर 6 डीजीएम पर वन विभाग की जमीन पर लगी थी और इस आग की वजह से 100 बीघा जमीन में लगी वनस्पति जलकर खाक हो गई। वन विभाग की जमीन पर लगी आग को देखकर पहले तो गांव वाले मौके पर पहुंचे। सबने मिलकर आग बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि इनके वश के बाहर की बात हो गई थी। सूचना मिलने के करीब 1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और फिर तेजी से आग बुझाने का काम शुरू हुआ। वन विभाग की जमीन पर यह आग कैसे लगी इसका तो पता नहीं चल पाया है। आपने अब तक सरपंच प्रतिनिधि और चेयरमैन प्रतिनिधि की बात सुनी होगी, लेकिन क्या कभी डॉक्टर प्रतिनिधि की बात सुनी है या डॉक्टर प्रतिनिधि को काम करते देखा है? अगर नहीं तो फिर चूरू जिले के तारानगर तहसील के गांव बूचाबास की पीएचसी के बारे में जान लीजिए। यहाँ कार्यरत प्रभारी महिला डॉक्टर की जगह उसके पति काम करते हैं। जी हाँ, डॉक्टर पत्नी की जगह पति मरीजों की सेवा में लगे हैं। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स कई दिनों से डॉक्टर नहीं आने पर नाराजगी जाहिर करते हुए फेसबुक लाइव कर रहा था। इसी दौरान वहां एक शख्स आता है और कहता है कि वो बूचाबास प्रभारी डॉक्टर मोनिका शर्मा का पति है और उसके बदले में यहाँ काम कर रहा है क्योंकि मोनिका शर्मा बीमार चल रही हैं। एक सरासरी बहुत गलत बात है और मरीजों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। मैं तो यही अपील करता हूं कि इस पर सख्त कार्रवाई हो। ये वीडियो जब वायरल हुआ तो स्वास्थ्य विभाग के होश उड़ गए और कलेक्टर ने तुरंत जांच के आदेश दे दिए। मैंने एसडीएम तारानगर और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किए
कि ये जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है इसके तथ्य में जांच करें और जांच करके मेरे को रिपोर्ट। दौसा के जहांगीरिया गांव के लोग इन दिनों भारी मुश्किल में हैं। 300 लोगों की आबादी वाले इस गांव में 10 दिनों में कोरोना से 9 लोगों की मौत ने पहले तो यहां के लोगों के होश गुम कर दिए और अब आसपास के गांवों के लोगों ने इस गांव की नाकाबंदी कर इनका जीना मुहाल कर दिया है। हाल ये है, ना तो ये लोग दवाई लेने के लिए अस्पताल तक जा पा रहे हैं और ना ही राशन लेने डीलर के पास। दूसरे सामान के लिए बाजार जाने या फिर शहर जाने की बात भी नहीं सोच सकते। इस गांव में अभी भी 13 से 14 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन उनकी दवाई तक का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। अधिकारी और डॉक्टर भी यहाँ नहीं आ रहे। ऐसे में इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करें, कैसे अपने बच्चों का पेट भरें। 10-12 दिन में 8-9 मौत हो गई थी। उसके बाद में विभाग ने सैंपलिंग भी करवाई कुछ घरों की, तो उसमें हमारे यहाँ से 60-70 सैंपल हुए थे। उसमें 17-18 पॉजिटिव आए थे। उसमें 2-3 बच्चे भी थे। उसके बाद में जो प्रशासनिक किट मिली वो भी हम खुद लेके आए यहाँ स्कूल में। एएनएम भी घर पे बांटने नहीं आई है। क्यों नहीं आई? उनको भी डर है, ऐसा लगता है कि भाई गांव में जाएंगे हमको कोरोना हो जाएगा। गाँवों में से सामग्री नहीं मिल रही है और कुछ भूखे तसाए पानी नहीं है, लाइट नहीं आती है। थोड़ी बहुत मतलब जाते है कि जो पानी परत में तो कुआं में पानी रही है, कौन कुमाई कार हो, कौन मंजूरी करे थी। अब ये कोरोना में यहीं पड़ा थी आज। भरतपुर से बीजेपी सांसद रंजीता कोहली पर गुरुवार की रात बदमाशों ने हमला कर दिया। सांसद रंजीता कोहली देर रात एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर अपने घर लौट रही थी। रास्ते में कुछ बदमाशों ने उनकी गाड़ी पर हमला बोल दिया था। बताया जा रहा है कि सांसद रंजीता कोहली की गाड़ी पर करीब 5 अज्ञात बदमाशों ने पत्थर और लोहे की सरिया से हमला बोल दिया। ये सभी बदमाश एक गाड़ी में सवार होकर आए थे और सांसद रंजीता कोहली की गाड़ी को रोककर उस पर पथराव कर दिया और लोहे की सरिया से हमला किया। इस पथराव में सांसद रंजीता कोहली की गाड़ी के शीशे टूट गए। हालांकि गाड़ी में बैठी सांसद और उनके गार्ड और दूसरे लोगों को कुछ खास चोटें नहीं आई हैं, लेकिन हमले के दौरान सांसद रंजीता कोहली बेहोश हो गई थी, जिन्हें इलाज के लिए आरबीएम अस्पताल ले जाना पड़ा। बाद में प्राथमिक उपचार के बाद वो सर्किट हाउस लौट गयी। रात को भरतपुर आए थे और रात को 9:30 के करीब हमने आरबीएम का निरीक्षण करा और वहाँ पर एक गाड़ी तिरछी खड़ी हुई होती है और हमारे ऊपर हमला करती है। और हमला इस तरीके का था वो कि मेरे शीशे के ऊपर लोहे की छड़ी मारी गई थी, लेकिन वो शीशा इतने मजबूत थे वो नहीं टूटे। तो मैं समझती हूँ कि इस तरीके से अगर मेरे ऊपर हमला किया जा रहा है तो आम जन का क्या होगा। रंजीता कोहली भरतपुर से पहली बार सांसद बनी है, जबकि उनके ससुर गंगाराम कोहली 3 बार सांसद रह चुके हैं। सवाई माधोपुर में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया एक कर जिले के सभी सरकारी अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरे के दौरान वो कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर अस्पताल की तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं और इस दौरान उन्हें जहां कहीं भी कोई कमी नजर आ रही है उसे ठीक करने के निर्देश भी दे रहे हैं। साथ ही वो अस्पताल में उपकरण या सुविधाओं की कमी को अपने स्तर पर दूर करने का भी भरोसा दे रहे हैं। इस वक्त आप कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं के मद्देनजर प्रत्येक अस्पताल पर आप जा रहे हैं, क्या किस तरीके की व्यवस्थाओं को आप देख रहे हैं? देखिए, जिले के नाते जिस हिसाब से मैं कल बामनवास में गया था, गंगापुर में गया था, उसके बाटौदा भी होकर आया था, मैं सभी जगह देख रहा हूँ। और उसके बाद में शाम को सवाई माधोपुर के अस्पताल में मैं पहुंचा था। वहाँ पर मैंने सीएमएचओ भी पीएमओ दोनों को बुलाया था, उससे बातचीत की थी। मैं समझता हूँ कि ये पूरे देश के अंदर में बहुत ही कहर बरसाया है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। लेकिन जब पहला दौर हुआ था, पहले दौर में काफ़ी कुछ उसमें किया था और देश के प्रधानमंत्री ने इस हिसाब से लॉकडाउन किया था कि पूरे देश में उस बात को वहीं का वहीं रोक दिया था। बाड़मेर के स्टेशन रोड स्थित एक स्कूल में लग रहे स्टैंड में एक अत्याधुनिक अस्पताल तैयार हो रहा है। जर्मन तकनीक से स्कूल के खुले मैदान में टेंट से डोम तैयार किया गया है। खास बात यह है कि इस डोम में एक भी पोल नहीं है और ये इतना मजबूत है कि 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने पर ये डोम कायम रहेगा। इतना ही नहीं, इस अस्पताल में 300 टन के एसी भी लगाए जाएंगे, जिससे ये 45 डिग्री तापमान में भी कूल रहेगा। रही बात इस अस्पताल की, तो कैरियन वेदांता ग्रुप की मदद से बन रहे इस अस्पताल में 20-20 बेड के 4 वार्ड बनाए जाएंगे। साथ ही 10-10 बेड के 2 आईसीयू वार्ड भी बनेंगे।
अभी क्या है, मोस्टली हमारा 90% वर्क इनसाइड का कंप्लीट हो चुका है। सारा सेटअप वार्ड्स वगैरह का सब रेडी हो चुका है। बस अभी क्या है, हम बेड्स वगैरह डालने स्टार्ट किए हैं, डिप्लॉयड करने लोकेशंस पे। तो अब फिनिशिंग टच चल रहा है सब अंदर का। पूरी तरह से एयर कंडीशनर इस अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी। हालांकि अस्पताल तैयार होने के बाद इसकी मॉनिटरिंग बाड़मेर जिला प्रशासन करेगा और प्रशासन की ओर से डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, दवाई और अन्य सुविधाएं मरीजों को उपलब्ध कराई जाएंगी। सेफ्टी प्रिकॉशंस इसमें लिए हुए हैं। अभी आपका लास्ट वीक अभी एक ताउते आया था, जो कि कोई दिक्कत नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लास्ट नाइट भी अभी एक तूफान और हैवी रेनफॉल हुआ था यहाँ पे, तो भी आप देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। सारे सेफ्टी मेजर, सब प्रिकॉशंस ऑलरेडी लिए हुए हैं। जब जीने की चाह मजबूत हो तो फिर कोरोना जैसे वायरस की क्या बिसात। रूपाली ने भी ठान रखा था, चाहे जितने भी दिन लग जाएं, वो कोरोना वायरस को जीतने नहीं देंगी। और जब उनके हौसले की जीत हुई तो फिर डॉक्टर और दूसरे नर्सिंग स्टाफ उन पर पुष्प वर्षा करने से खुद को रोक नहीं पाए। अस्पताल में पुष्प वर्षा की ये तस्वीरें कोटा के एक अस्पताल की हैं, जहां रूपाली नाम की मरीज के डिस्चार्ज के दौरान डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने उन पर फूल बरसाए। दरअसल कोरोना संक्रमण की वजह से रूपाली के खून में ऑक्सीजन लेवल 30% तक गिर गया था, जिसकी वजह से उनके ठीक होने की संभावना बहुत कम रह गई थी। लेकिन उनके हौसले और डॉक्टरों की मेहनत की वजह से करीब 30 दिन बाद वो मौत को मात देकर अस्पताल से बाहर निकल आई। डॉक्टर के ढंग से हुआ और आज 1 महीने बाद मैं डिस्चार्ज हो रही हूँ। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। इस हॉस्पिटल का स्टाफ, डॉक्टर, नर्स स्टाफ काफ़ी सपोर्टिव है। आपको बता दें कि जिस वक्त रूपाली को अस्पताल ले जाया गया था, उस वक्त उनकी हालत बेहद खराब थी और उन्हें ये तक याद नहीं कि उन्हें इस अस्पताल में कब और कैसे लाया गया था। ऑक्सीजन पे रही और वेंटिलेटर पे रही कुल मिलाकर के, और धीरे धीरे रिकवर होने लगी। आज जो है बिना ऑक्सीजन के जो है 88 तक मेंटेन कर पाती हैं। सवाई माधोपुर में अब जरूरतमंद लोगों को फ्री में खाना खिलाने के लिए वसुंधरा जन रसोई की शुरुआत हुई है। जिला मुख्यालय पर गरीब और असहाय लोगों को फ्री में भोजन कराने के लिए जिस वसुंधरा जन रसोई की शुरुआत हुई है, वहां लोगों की भीड़ लगने लगी है। बीजेपी का कहना है कि जन सरोकारों को निभाने के लिए उनकी तरफ से ये पहल की गई है, ताकि कोरोना काल में किसी को भूखे न सोना पड़े। एक और जहां राज्य सरकार की ओर से इंदिरा रसोई सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर संचालित है, तो वहीं अब इसमें भाजपा ने भी एक कदम आगे बढ़ाते हुए वसुंधरा रसोई का भी अब शुभारंभ कर दिया है। आप इस वक्त देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के रणथंभौर सर्किल पर, जहां पर वसुंधरा जन रसोई की शुरुआत आज से कर दी गई है, जहां पर गरीब तबके के लोगों को भोजन देना यहां से शुरू कर दिया गया है। आप देख सकते हैं, हमीर कच्ची बस्ती के लोग जिनके पास में 2 वक्त की रोजी रोटी का जुगाड़ नहीं है, वो लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और भाजपा कार्यकर्ता उन्हें 2 वक्त का खाना यहां पर मुहैया करवा रहे हैं। आइए हम कुछ भाजपा पदाधिकारियों से बात करते हैं कि किस तरीके से ये वसुंधरा जन रसोई का आगाज किया गया है और क्यों किया गया है। बताएं, ये जो वसुंधरा जन रसोई का आगाज किया गया है, क्या और किस उद्देश्य को लेकर के किया गया है? ये कोविड-19 को देखते हुए गरीब लोगों को, जो जिनके पास 2 रोटी 2 टाइम का भोजन की व्यवस्था नहीं है, उनको इस भोजन की व्यवस्था के हिसाब से उनकी सबकी व्यवस्था की गई है। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। हरियाणा के जिंद में लॉकडाउन के दौरान कुछ दुकानदारों से पुलिस की मारपीट पर वहां के व्यापारियों का गुस्सा भड़क गया। 3 दिन पहले हुई ये घटना वहां दुकानों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में भी रिकॉर्ड हुई, जिनमें एक वीडियो में जिंद के एसएचओ सुनील कुमार एक दुकानदार को थप्पड़ मारते नजर आए। पीड़ित दुकानदार ने पुलिस को समझाने की कोशिश की, लेकिन एसएचओ उसे थप्पड़ मारते हुए अपनी गाड़ी तक ले गए। थोड़ी देर में पुलिस फिर से लौटी और वहां खड़े दूसरे आदमी को भी पीटना शुरू कर दिया। दूसरे सीसीटीवी वीडियो में भी एक दुकानदार के साथ पुलिस की हल्की सख्ती देखने को मिली। इन घटनाओं से नाराज व्यापारियों ने एक बैठक की और मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर एसएचओ सुनील कुमार को सस्पेंड करने की मांग की। मांग नहीं माने जाने पर उन्होंने बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली। व्यापार मंडल आंदोलन करने पे मजबूर होगा। आरोपों में घिरे एसएचओ सुनील कुमार ने दुकानदारों के साथ की गई मारपीट को सही ठहराने की कोशिश की। वीडियो में कोई सामने आपको ऐसा कोई मारपीट नहीं है, अब ये बताओ हल्की सी सख्ती से तो जब भी डर रहेगा पुलिस का। साथ ही पुलिस ने चेतावनी दी है कि जो कोई भी लॉकडाउन को तोड़ेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मध्य प्रदेश के खंडवा से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। वहां गाड़ी रोके जाने से एक महिला इतनी भड़क गई कि उसने पुलिस वालों को थप्पड़ जड़ दिया। बताया गया है कि चेकिंग के दौरान उस पुलिस वालों ने महिला की गाड़ी रोककर चाबी निकाल ली, जिसके बाद महिला को इस कदर गुस्सा आया कि उसने पुलिस वाले को थप्पड़ जड़ दिया। इससे पहले वो महिला और पुलिस वाला आपस में बहस करते दिखाई दिए, लेकिन तभी महिला का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने पुलिस वाले को थप्पड़ मार दिया। महिला के तेवर देख पुलिस वाला भी हैरान रह गया। इस बीच आसपास मौजूद लोगों ने उसे खींचकर दूर कर दिया, लेकिन उस महिला का गुस्सा तब भी शांत नहीं हुआ। उसने अपनी चप्पल उतार ली और पुलिस वाले की तरफ बढ़ने लगी। हालांकि किसी तरह से उसे रोका गया। यही नहीं, महिला ने पुलिस वाले पर ही बदतमीजी करने का आरोप लगा दिया। बाद में दोनों ने ही एक दूसरे के खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज करा दी। बिहार के भागलपुर से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां लॉकडाउन का पालन करवाने निकले एएसपी ने अपनी पिस्तौल लहराई। बताया जा रहा है कि एएसपी सादी वर्दी में घूम रहे थे, तभी नियम तोड़ रहे कुछ लड़कों को उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन लड़कों ने समझने की जगह इनसे बदसलूकी शुरू कर दी। इसके बाद एएसपी ने अपनी पिस्तौल निकाली और हुड़दंग करने वाले लड़कों को वहां से भगा दिया। इसके बाद वो आगे बढ़े तो उन्हें ड्यूटी पर तैनात कुछ पुलिसकर्मी आराम करते दिखे। वो पुलिसकर्मी भी एएसपी को नहीं पहचान पाए और उनमें एक ने पुलिस अधिकारी से बहस शुरू कर दी। जब एएसपी ने अपनी पहचान बताई तो उस पुलिसकर्मी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। पता है किससे बात कर रहा है? बताओ, एएसपी पूरन झा बोल रहा हूँ। ड्यूटी पर मुस्तैद न रहने पर एएसपी पूरण झा ने उस पुलिसकर्मी को जमकर फटकार लगाई। पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है वर्दी का? वर्दी पहनने में शर्म आ रहा है तुम लोगों को? काफी देर तक चली बहस के बाद पुलिस अधिकारी ने उस पुलिसकर्मी को चेतावनी भी दे डाली। रिपोर्ट तो देख, मैं वैसे भी करूंगा, मेरे रिपोर्ट में भी तू सस्पेंड हो जाएगा, जानता है ना इतना। इसके बाद एएसपी वहां से मोटरसाइकिल पर सवार होकर बाकी इलाकों के दौरे पर निकल गए। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस पर हाथ पैर में कील ठोकने का आरोप लगाने वाला शख्स अपने बयान से पलट गया है। इस मामले की जांच के बाद पुलिस ने बताया कि इस आदमी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए झूठ बोला था और खुद ये हरकत की थी। इससे पहले इस शख्स ने पुलिस पर आरोप लगाया कि मास्क ना पहनने पर उसे खूब पीटा गया, उसके हाथ और पैर में कील ठोक दी गई। उसने रो रो कर खूब ड्रामा भी किया और अपने हाथ और पैर में लगी कीलें दिखाई। यही नहीं, उसकी मां तो उसे लेकर एएसपी के दफ्तर पहुंच गई, जहां उसने अपनी इस हालत के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। कीलें ठोकी हैं, बहुत पीटे गए थे और कान में पर्दा ही फाड़ दिया है। जिसके बाद इस शख्स को अस्पताल भेजा गया, लेकिन कुछ घंटों के भीतर ही पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जांच में पता चला कि इस समय जिस शख्स के हाथ और पैर में कीलें दिख रही हैं, वो 2 दिन पहले बिना मास्क के घूम रहा था। जिसके बाद पुलिस ने उस पर एक केस दर्ज किया और इसी वजह से उसने ये सारा नाटक किया ताकि वो गिरफ्तारी से बच जाए। उसके द्वारा स्वयं ये घटना कारित की गई थी, जिससे कि वो पुलिस की गिरफ्तारी से बच जाए। पुलिस ने उसका एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें बयान से पलटते हुए उसने ये कबूल किया कि उसने अपने हाथ पैर में खुद कीलें ठोकी। कील किस चीज से ठोकी तुमने? हथौड़ी साहब। तो तुम ये मानते हो तुमने जो ये किया गलत किया? जी। इस शख्स पर पहले भी एक केस दर्ज किया गया था और मास्क ना पहनने के मामले में उस पर दूसरा केस दर्ज किया गया है। दिल्ली के पास गाजियाबाद में अपने साथी की पिटाई पर सफाई कर्मचारी भड़क गए और उन्होंने पुलिस चौकी के सामने कूड़े का ढेर लगा दिया। आरोप है कि एक पुलिस वाले ने एक सफाई कर्मचारी को लंच करते समय पीट दिया, जिसके बारे में पता चलते ही सफाई कर्मचारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने आव देखा न ताव पुलिस चौकी के सामने कूड़ा डाल दिया। इन लोगों में कुछ तो कूड़ा हाथ से उठाकर चौकी के अंदर डालने लगे। ये देखते ही एक पुलिस वाले ने उन्हें खींचकर बाहर निकाला। इस बीच साथी की पिटाई से नाराज सफाई कर्मियों का गुस्सा बढ़ता रहा। उन्होंने अपनी सफाई वाली गाड़ियों को सड़क पर ऐसे खड़ा कर दिया कि रास्ता ही जाम हो गया। यही नहीं, उन्होंने पुलिस वालों के खिलाफ उनकी मौजूदगी में जमकर नारे भी लगाए। बात यहीं खत्म नहीं हुई। गुस्से से तमतमाए इन लोगों ने गाजियाबाद के मोदीनगर थाने के गेट पर भी ट्रॉली भरकर कूड़ा डाल दिया। बात बिगड़ती देखकर पुलिस वालों ने इन लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मनाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो उस पुलिस वाले को सस्पेंड करने की मांग पर अड़ गए, जिस पर उनके साथी को पीटने का आरोप लगा। या तो वो सिपाही आएगा या माफी मांगेगा या सस्पेंड होएगा। हालांकि बाद में पुलिस के अधिकारियों के कार्रवाई के भरोसे के बाद जाम खोला गया और गुस्साए लोगों को शांत किया गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लॉकडाउन की निगरानी के लिए ड्रोन की तैनाती कर दी गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी दौरे के दौरान अधिकारियों को इसके लिए निर्देश भी दिए थे और उसी आदेश के बाद इस ड्रोन को कोरोना से लड़ाई में तैनात कर दिया गया। इस ड्रोन में एक ताकतवर कैमरे के अलावा एक लाउड स्पीकर भी लगा है, जिसकी मदद से लोगों को जागरूक किया जा सकता है। सामने आई तस्वीरों में ये ड्रोन लोगों को कोरोना के नियमों के पालन की हिदायत देता भी नजर आया। बताया गया है कि इस ड्रोन को शहरी इलाकों के साथ ग्रामीण इलाकों में भी उड़ाया जाएगा, जिससे वहां रहने वाले लोगों को कोरोना से जुड़ी जानकारी तो मिलेगी ही, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई भी की जा सकेगी। इस ड्रोन का ट्रायल कामयाब होने के बाद जल्द ही ऐसे कई और ड्रोन तैनात किए जाने की भी तैयारी है। दरअसल कोरोना कर्फ्यू में मनमानी करने वालों की नकेल कसने के लिए ड्रोन से निगरानी का प्रयोग पिछले महीने ही हुआ था, जो कारगर भी रहा, जिसके बाद यूपी में गंगा में शव बहाने या दफनाने वालों पर भी ड्रोन कैमरे से नजर रखने का फैसला किया गया। और अब उसी का दायरा बढ़ाते हुए लापरवाही से बाज नहीं आने वालों की